नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बिहार टीचर 2.0 के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 21 को। तो साथियों, अब तक कुल 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं और अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पाषाणकालीन स्थल सही सुमेलित है। तो 4 पाषाणकालीन स्थलों का नाम दिया गया है, इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित है वही हमें बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चिरांद बिहार में स्थित है। साथियों, जो चिरांद पाषाणकालिक स्थल है ये कहाँ पे स्थित है? तो बिहार में स्थित है और यह नवपाषाणिक एक पुरा स्थल है। यहाँ से साथियों हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं और बाकी के तीनों सही सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं। पहला है आदमगढ़, दिया गया है राजस्थान, ये गलत है। आदमगढ़ यह एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा है बागोर, यहाँ मध्य प्रदेश दिया गया है, ये गलत है, यह राजस्थान में स्थित है साथियों। और डी में है मेहरगढ़, दिया गया है उत्तर प्रदेश, तो यह बलूचिस्तान में स्थित एक नवपाषाणकालीन स्थल है। इस प्रकार से इसमें जो सही सुमेलित है वह है ऑप्शन नंबर सी, चिरांद जो है यह बिहार में स्थित है। बिहार स्पेशल का भी प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ऋग्वैदिक कालीन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिया गया, हमें बताना है कौन सा इनमें से सही कथन है। पहला है कि यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, बिल्कुल सही है। आप सभी पढ़े होंगे और जानते भी होंगे कि जो ऋग्वैदिक कालीन यानी वैदिक सभ्यता ही एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा जाएगा तो वहां पे आप बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरी यानी कि शहरी सभ्यता थी। तो पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरा है कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। तो बताइए दूसरा सही है कि गलत है? तो गलत है, कृषि नहीं था बल्कि पशुपालन था। तीसरा है सभा आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। तो विदध थी, सभा नहीं थी। आर्यों की जो प्राचीनतम संस्था थी वो थी विदध। साथियों दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, पहला वाला बिल्कुल सही है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक, पहला ही कथन सही कथन है। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथनों में से कौन सा गलत है वही हमें बताना है। तो सी गलत है, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, ये गलत कथन है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है और यह अनात्मवादी धर्म है साथियों, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया गया है साथियों और कौन कौन सा सही है वही हमें बताना है। पहला है अशोक के अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। ये 5 श्रेणी कौन कौन से हैं? एक है दीर्घ शिलालेख, एक है लघु शिलालेख और एक है पृथक शिलालेख और दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। तो ये 5 श्रेणी है। दूसरा है कि दूसरे और 7वें अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है, यह भी सही है। जो धम्म शब्द की व्याख्या की गई है वो दूसरे और 7वें लेख में है। तीसरे में है कि 11वें शिलालेख में अशोक की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख है, यह गलत है, ये 12वें में है। तो पहला दूसरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। केवल 1 और 2 कथन बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत पर मध्य एशियाई आक्रमणों का सही कालानुक्रम क्या है? तो आप सभी जानते होंगे कि मध्य एशियाई आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण किए थे, तो कई आक्रमणकारी थे, इनका सही क्रम हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, पहले यूनानी, फिर शकों का आक्रमण, फिर पहलव, फिर कुषाण। साथियों जरूर याद रखिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो क्रम क्या है? यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। अगला प्रश्न है कथन और कारण दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें से क्या सही है साथियों। तो पहला जो कथन है वो है कि मौर्योत्तर काल में शासकों द्वारा शासन के विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति पर नियंत्रण किया गया, कथन बिल्कुल सही है। कारण है कि शासन के विकेंद्रीकरण के लिए शासकों द्वारा राजतंत्र में दैवी तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया, कारण भी सही है। तो दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। राजवंशों से संबंधित प्रश्न है तो और संस्थापक के बारे में हमें बताना है कौन सा इसमें से गलत है। पहला है गढ़वाल वंश,
चंद्रदेव संस्थापक थे, बिल्कुल सही है। जो गढ़वाल वंश है इसके संस्थापक थे चंद्रदेव। दूसरा है चौहान वंश, तो वासुदेव संस्थापक थे। तीसरा है पाल वंश, दिया गया धर्मपाल, यही गलत है। पाल वंश के संस्थापक कौन थे साथियों? गोपाल थे। तो ऑप्शन नंबर सी यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। डी में है सेन वंश, सामंत सेन दिया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सिंध पर अरब आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन का चुनाव करें, कौन सा सही है यह हमें बताना है। तो पहला है कि अरब आक्रमण के समय सिंध पर हिंदू राजा दाहिर का शासन था, बिल्कुल सही है। उस समय सिंध का राजा कौन था? राजा दाहिर थे। दूसरा है कि अरब आक्रमण के विषय में महत्वपूर्ण सूचना हमें चचनामा से मिलती है, यह भी बिल्कुल सही है। जो अरब आक्रमणकारियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है वो चचनामा से प्राप्त होती है। पहली बार कौन अरब आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण किया? तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। महत्वपूर्ण आक्रमण है, आप सभी जानते होंगे। पहला मुस्लिम अरब आक्रमणकारी जो था वो था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत पर सफल आक्रमण किया। कब किया? 712 ईस्वी में। तो कौन कौन सा सही है? पहला दूसरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। विकल्प 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन ने खुम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/5 से बढ़ाकर कितना कर दिया था? तो इसको बढ़ाकर 4/5 कर दिया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे साथियों, विजयनगर शासक के समय आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी नुनीज, दिया गया कृष्णदेव राय, यह गलत है साथियों। जो नुनीज है यह अच्युत राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। किसके शासनकाल में साथियों? अच्युत राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। तो ऑप्शन नंबर बी यही सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को शेख उल हिंद की संज्ञा से विभूषित किया गया था? तो साथियों शेख सलीम चिश्ती को, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अष्ट दिग्गज कौन थे साथियों? तो 8 तेलुगु कवि थे। तो इन 8 तेलुगु कवि को ही अष्ट दिग्गज के नाम से जानते हैं। तो कृष्णदेव राय, जिन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता है, इनका शासनकाल विजयनगर साम्राज्य का साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। तो ये प्रश्न भी बन सकता है, याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य का साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहते हैं? कृष्णदेव राय को। और इनके दरबार में तेलुगु भाषा के कुल 8 महान विद्वान थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, तो निम्नलिखित में से किसके शिष्य थे? तो शेख फरीद के, ऑप्शन नंबर ए। तो निजामुद्दीन औलिया जो कि दिल्ली के कुल 7 सुल्तानों का शासन देख चुके थे, ये शेख फरीद के शिष्य थे। नेक्स्ट है, मराठा साम्राज्य से जुड़े गलत कथन की पहचान करें। तो साथियों जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर डी, शिवाजी की राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों के स्थायी बंदोबस्त की भांति थी। यह कथन गलत है और इस प्रश्न का सही जवाब भी यही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद में उभरने वाले स्वायत्त राज्य अवध की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? तो जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ उसके बाद में अवध को स्वतंत्र घोषित किया गया, किसने किया था? तो शहादत खान बुरहान मुल्क ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद और आर्थिक शोषण के कितने चरण बताए हैं? तो कुल 3 चरण बताए हैं। कितने चरण साथियों? 3 चरण। कौन कौन से? वाणिज्यिक चरण, औद्योगिक, मुक्त व्यापार, वित्तीय पूंजीवाद। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन भारत की प्रति व्यक्ति आय के अनुमान से नहीं जुड़ा है? तो भारत की प्रति व्यक्ति आय के अनुमान से नहीं जुड़ा है, कौन नहीं जुड़ा है? तो रजनी पामदत्त, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। संस्था और संस्थापक का नाम दिया गया है। चलिए देखते हैं। पहला है भारतीय सेवक समाज, कौन संस्थापक थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। दूसरा है देव समाज, इसके संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। तीसरा है धर्म समाज, तो राधाकांत देव थे। चौथा है समाज सेवा संघ, तो NM जोशी थे। चारों बिल्कुल सही सुमेलित है, तो याद कर लीजिएगा, परीक्षा में यहां से प्रश्न बन सकता है।
आगे है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, आंदोलन और नेतृत्वकर्ता के बारे में है। चलिए देखते हैं कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है अहमदिया आंदोलन, मिर्जा मुस्तफा अहमद। यही गलत है, मिर्जा गुलाम अहमद ने नेतृत्व किया था। किसने साथियों? मिर्जा गुलाम अहमद। तो ऑप्शन नंबर ए यही सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब भी यही होगा। नेक्स्ट है कि शिक्षा से जुड़े आयोगों को उनके गठन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए देखते हैं। सभी आयोग महत्वपूर्ण है। रैले कमीशन, इसका गठन 1902 में हुआ। कब हुआ साथियों? 1902 ईस्वी में रैले कमीशन का गठन हुआ। दूसरा है हार्टोंग समिति, 1929 ईस्वी में। फिर सैडलर आयोग, यह 1917 में गठन हुआ। वर्धा योजना 1937 में। तो इस प्रकार से जो सही कूट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि उनमें यानी विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में यह कथन किसका है? यह है जॉन लॉरेंस का कथन है, ऑप्शन नंबर सी। आगे एक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, हमें बताना है कौन सा इनमें से सही है। पहला है 1917 में पहली बार कांग्रेस ने अपनी कार्यसूची में दलित सुधार को शामिल किया। तो साथियों जो ये पहला कथन है, तो ये जो कथन है बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है कराची अधिवेशन 1931 में पारित मूल अधिकारों के घोषणा पत्र में जाति पात के स्थान पर पहली बार समानता पर बात की गई। यह भी बिल्कुल सही है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था? तो साथियों स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था वो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा। क्यों? चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी नाराज हो गए थे, क्योंकि वे हिंसा नहीं चाहते थे, इसीलिए असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? कुछ कांग्रेसी राजनेताओं ने नाराज होकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया। कौन कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तत्पश्चात सही कूट से उत्तर का चयन करें। तो पहला है चौरी चौरा घटना के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग थे। बताइए क्या यह सही है कि गलत है? बिल्कुल सही कथन है। चौरी चौरा जो कि गोरखपुर जिले में एक स्थान है, तो इस पे जब चौरी चौरा घटना हुई थी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग था। दूसरा है चौरी चौरा कांड का नेतृत्व भगवान अहीर द्वारा किया गया था। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। अब बिल्कुल सही है, चौरी चौरा स्थान पर जब किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के बाद क्रुद्ध भीड़ ने भगवान अहीर के नेतृत्व में थाने में आग लगा दी, और इसमें क्या हुआ कि 22 पुलिस वालों की मृत्यु हो गई। तो किसके नेतृत्व में आग लगाया गया था? जो आग लगाई गई थी साथियों, भगवान अहीर के नेतृत्व में। जरूर याद रखिएगा नाम, भगवान अहीर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों कथन बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला है क्रिप्स मिशन, तो लॉर्ड लिनलिथगो से सुमेल होगा। दूसरा है पूना समझौता, उस समय लॉर्ड विलिंगटन थे। भारतीय शस्त्र अधिनियम लॉर्ड लिटन। मुस्लिम लीग का गठन लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इस प्रकार से सही कूट होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न की साल्वीन नदी किस देश की एक प्रमुख नदी है? भूगोल से संबंधित प्रश्न है। हमें बताना है कि साल्वीन नदी के बारे में किस देश की एक प्रमुख नदी है? तो म्यांमार की। साथियों साल्वीन नदी और इरावदी नदी दोनों म्यांमार की प्रमुख नदियां हैं। जो साल्वीन नदी है तिब्बत से निकलती है। आगे कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? तो कौन सा है? ग्रेट सैंडी, ये ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। सी में है अरुटता, यह भी ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया, ये भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो चारों हैं। सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न की कर्च जल संधि निम्नलिखित में से जोड़ता है? किसे किसे जोड़ता है ये हमें बताना है। तो अजो सागर को काला सागर से जोड़ता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों
ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।